नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत डिमांड थी इस चैप्टर को लेकर के, तो बस उसी को लेकर के आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर फंक्शंस। दोस्तों, संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है ना। संविधान के अनुच्छेद 168 आर्टिकल नंबर 168 जो है ना दोस्तों, आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 168, 168 नंबर आर्टिकल जो है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर के बनेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यूँ समझिए कि जो राज्य का लेजिस्लेचर होता है, स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है कि स्टेट में जो लेजिस्लेचर होता है, राज्य का जो विधानमंडल होता है, उसमें मुख्य रूप से एक होता है राज्यपाल और राज्यपाल के सहायता के लिए एक सदन होता है जिसे हम कहते हैं विधान सभा। और विधान सभा के साथ साथ किन्हीं किन्हीं राज्यों में एक और सदन भी होता है जिसे विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, विधान सभा और विधान परिषद ये 2 प्रकार के सदन यहाँ पर होते हैं। आर्टिकल नंबर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद संख्या 168, अनुच्छेद संख्या 168 है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि किस नाम से, एक तो विधान सभा और दूसरा विधान परिषद के नाम से सदन होंगे। और मुख्य रूप से क्या है कि प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा और जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है। हाँ दोस्तों, देखिए क्या होता है कि एक जो सदन होता है उसको नाम दिया जाता है विधान सभा और जो दूसरा एक और सदन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है विधान परिषद। ये 2 सदन होते हैं हमारे देश के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे देश में कुल मिलाकर के जो राज्यों की संख्या है ना दोस्तों, वो है 28। कितने हैं? 28। तो 28 तो है ही हैं और साथ में +3 यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, अर्थात वर्तमान अगर स्थिति की बात करूं तो 31 कुल मिलाकर के विधान जो है सभाएं हमारे देश में है। पहले ये 30 हुआ करती थी, बाद में जम्मू कश्मीर को जब हमने इसके अंदर सम्मिलित कर दिया तो ये यूनियन टेरिटरी में आ गया और कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो गई? 31। अब दोस्तों देखिए, इसमें कौन कौन से यूनियन टेरिटरी आता है? एक आता है दिल्ली, एक आता है पौंडीचेरी और एक आता है जम्मू कश्मीर। तो आपको याद कैसे रखना है? DPK है ना। DP यानी कि DP, आपने व्हाट्सएप देखा होगा, व्हाट्सएप में हम क्या लगाते हैं? DP लगाते हैं। तो DP में हमने किसकी फोटो लगाई है? जम्मू कश्मीर की। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो विधान परिषद की अगर मैं विधान सभा की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 31। और अगर मैं बात करूं दोस्तों विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद जो कि दूसरा सदन होता है, पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी और 7 में से अब जम्मू कश्मीर एक हट चुका है तो 6 रह गई है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आंध्र प्रदेश से भी ये हटने वाला है या लगभग हट ही चुका है। तो इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 5 हो चुकी है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक होता है। इस बात के निर्णय का अधिकार किसके पास में? राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि और भारतीय संसद को ही होता है। वर्तमान समय में जैसे यहाँ लिखा है, देखो दोस्तों 7 है ना। तो मैंने बताया कि 7 पहले था, अब यहाँ पर ये 7 जो है ना, ये बदल करके इनकी संख्या कितनी हो गई? मान लीजिए अब तो 5 हो गई है। कौन कौन हट चुका है? एक जम्मू कश्मीर नहीं है और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश इस श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो है ना, बाकी जो उत्तर प्रदेश है ना, बिहार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना इसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो एक आपको नाम ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक भाई है ना, ऐसे याद रखना, उत्तर प्रदेश का एक भाई है जिसका नाम क्या है? बिहार। तो एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, एक हो गया बिहार, ये दोनों। उसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि भैया कि महाराष्ट्र यानी कि है ना, महाराष्ट्र है। और क्या ध्यान में रखना है? और आपको ध्यान में रखना है कर्नाटक। और क्या ध्यान में रखना है? कर्नाटक। और एक क्या ध्यान में रखना है? तेलंगाना है ना दोस्तों। तो इसको आप कैसे याद करोगे? आप देखो, आप इसको याद करोगे कि यूपी और बिहार ये दोनों पास पास में है, ये दोनों भाई हैं। तो यूपी और बिहार दोनों भाई भाई हैं।
ठीक है। उसके बाद में भारत का नक्शा आप देखोगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक आपको पास में मिलेगा, ये दोनों साथ में याद कर लेना। और एक और साथ में याद कर लेना कि ये सब मिलकर के एक साथ क्या गाते हैं, गाना गाते हैं, इसलिए क्या हो गया, तेलंगाना। तो हमने क्या याद किया, यूपी बिहार दोनों पास पास में, एक हमने याद किया महाराष्ट्र कर्नाटका, ये दोनों पास पास में, और ये सब मिलकर के क्या गाते हैं, गाना गाते हैं विधान परिषद का, इसलिए तेलंगाना। यहां तक भी बात हमको याद हो गई। सर्वाधिक सीटें कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा यूपी में विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें आती है, और वो कितनी आती है, 100 आती है, और इन पर बात करेंगे अभी, है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले 7 राज्यों में विधानमंडल में निम्न 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग मैंने अभी आपको बताया कि एक तो राज्यपाल होता है ना दोस्तों। राज्यपाल के अलावा एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहा जाता है। तो ये तीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ये व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं, है ना, ये लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। ये बात भी आपको समझ में आई दोस्तों। विधानसभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन होता है। ध्यान रखिएगा कि जो विधानसभा होती है ना दोस्तों, ये जितने भी राज्य होते हैं वहां पर एक विधानसभा जरूर होती है, और उस विधानसभा जो होती है सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है, और इसके अंदर जो सदस्य भेजे जाते हैं दोस्तों, वो हमारी जैसी साधारण जनता वोट करती है, और वोट करने के बाद में वो व्यक्ति कहां जाते हैं, वो जाते हैं विधान सभा में। तो ये एक लोकप्रिय सदन माना जाता है, जिनकी संख्या मैंने अभी आपको बताई कितनी, 31 है। सदस्य संख्या की बात करें तो संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर दोस्तों 170, कौन सा आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इसके अनुसार विधान सभा के जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है, नंबर ऑफ पर्सन जो इसमें है, नंबर ऑफ मेंबर जो मैक्सिमम है वो कितने होंगे, 500, और जो मिनिमम संख्या रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 60 रखी गई है ना। तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, जिसको हम विधानसभा कह रहे हैं, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम आप कितने लोग रख सकते हो, 500, और मिनिमम सदस्य संख्या अगर बात करें तो मिनिमम सदस्य संख्या इसमें कितनी हो सकती है, 60 निर्धारित की गई है। आर्टिकल नंबर कौन सा, तो अनुच्छेद संख्या 170 के अनुसार, 170 के अनुसार 560। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचित क्षेत्रों इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अब दोस्तों क्या होता है कि जो विधानसभाएं होती हैं उनमें जैसे मैंने आपको कहा कि साधारण जनता जो है ना वो वोट करती है। अब जब साधारण जनता वोट करती है तो अब कोई ना कोई एरिया ऐसा होगा जिसमें जनसंख्या ज्यादा होगी, कुछ एरिया ऐसा होगा जिसमें जनसंख्या कम होगी, तो उसको सीमा इस प्रकार से निर्धारित की जाती है, उन सीमाओं का परिसीमन किया जाता है। इस आधार पर किया जाता है कि मिनिमम एक जो व्यक्ति कैंडिडेट बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, उस विधानसभा सदस्य के पास 75,000 की जनसंख्या मिनिमम एक बार तो होनी ही चाहिए। तो 75,000 का वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, 75,000 का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों। स्थान की अगर रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो राज्यों की विधानसभाओं में SCs और STs जो हैं उनके भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 2009 में ये संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिनके अनुसार जनवरी 2020 तक की व्यवस्था की गई थी, और अब इसमें और परिवर्तन भी हो सकता है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन अगर जो है दोस्तों अगर प्रॉपर रूप में नहीं है, आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नॉमिनेट किया जा सकता है, वहां पर जो है ना राज्यपाल क्या कर सकता है, उस सदस्य को वहां पर नॉमिनेट कर सकता है, उस एंग्लो इंडियन को। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि राज्यपाल यदि चाहे तो वो क्या कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि यहाँ पर एंग्लो इंडियन अगर कोई व्यक्ति है, तो एंग्लो इंडियन व्यक्ति को हमें विधानसभा में स्थान देना है, तो वो राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है उस सदस्य को। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। निर्वाचन पद्धति की अगर मैं बात करूं तो आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब दोस्तों क्या होता है, यूँ समझो आप बात को कि जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं ना, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स चुने जाते हैं, मैंने कहा कि उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है MLA। ये जितने भी MLAs होते हैं ना दोस्तों, इन MLAs के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है। क्या होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, और डायरेक्ट
डायरेक्ट वोटिंग का मतलब आम जनता यानी कि पब्लिक इनको वोट करती है, और पब्लिक जब वोट करती है दोस्तों, उसके बाद में जो व्यक्ति विजयी होता है वो यहाँ पर सदस्य के रूप में चुन करके भेज दिया जाता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होते हैं। तो दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर साधारण तरीके से वोटिंग होती है, एक वोटर जाता है, एक वोट डालता है, और वोट डालने के बाद में जिस व्यक्ति के पास में वोटों की संख्या ज्यादा होती है, और अगर मान लो बराबर से भी एक अगर वोट ज्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति विजयी घोषित कर दिया जाता है, और वो उस जगह का क्या कहला जाता है, MLA कहला जाता है ना दोस्तों। जैसे हमारे अगर मैं बात करूं राजस्थान की ना, तो राजस्थान में कुल मिलाकर के 200 सदस्य संख्या है MLAs की। कितनी? 200 जो पर्सन है वो MLAs के रूप में यहाँ पर होते हैं। और MLCs यानी कि विधान परिषद में, तो राजस्थान में कोई विधान परिषद फिलहाल नहीं है। मैंने अभी ये नाम बताया था आपको, 5 जो राज्य हैं केवल उन्हीं में ये विधान परिषद अभी उपलब्ध है दोस्तों। सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो विधानसभा के सदस्य के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? कि वो जो व्यक्ति बनना चाहता है मेंबर, उसके पास में है ना, एक तो वो होना चाहिए सिटीजन यानी कि नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी उम्र जो है ना वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात 25 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति होगा तो ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है, तो ही जो है एज पर आर्टिकल नंबर 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ही वो व्यक्ति क्या बन सकता है, तो ही वो व्यक्ति बन सकता है इस विधान सभा का सदस्य। एंड नॉट लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान परिषद होता है ना दोस्तों, उसके लिए मिनिमम आयु जो है ना वो 30 वर्ष होती है। अर्थात 30 वर्ष या उससे अधिक का कोई व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति जो है ना वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। तो विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 से अधिक की आयु होनी ही चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद भी धारण किए हुए ना हो। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट की बात होती है तो वो उसका जो है ना वो सदस्य नहीं होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, और वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को क्या करता हो, पूरी करते हो। मतलब यहाँ पर जो विधानमंडल चुना जाता है या विधानमंडल का सदस्य चुनने के लिए जो भी कुछ छोटी मोटी शर्तें होती हैं वो उसका पालन करना चाहिए। तो मुख्य रूप से 4-5 जो शर्तें हैं कि वो कौन व्यक्ति बन सकता है यहाँ पर तो ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? तो पहली बात क्या ध्यान में रखनी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना, और अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और अंतिम बात क्या है कि वो राज्य विधानमंडल की निर्धारित जो भी छोटी मोटी शर्तें हैं उन शर्तों को क्या करता हो, पूरा करता हो। अगर सदस्यों की सदस्यता की अंत की बात करें यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप की बात करें तो विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्य का अंत निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है और उसमें से उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना वो बोथ ऑफ द हाउस लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि जो दोनों हाउस है ना उसका सदस्य वो एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी कि या तो वो विधान परिषद का ही सदस्य हो सकता है और या फिर वो किसका सदस्य हो सकता है, विधान परिषद के साथ साथ या तो वो विधान परिषद का ही सदस्य हो सकता है और या फिर वो विधान सभा का ही सदस्य हो सकता है। अर्थात दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए वो सांसद चुन लिया जाता है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट में वो चला जाता है, या फिर वो MP बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तो भी वो यहाँ पर जो है ना उसको एक ना एक से त्यागपत्र देना होगा। अर्थात किसी भी एक ही सदन का वो क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है, और दूसरे सदन का अगर सदस्य बनता है तो पहले वाले से उसे क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल में संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति है ना और वो एब्सेंट रहता है कितने, 60 दिन से ज़्यादा, अगर 60 डेज से ज़्यादा अगर वो एब्सेंट है तो फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, तो फिर उसको वहाँ से वो सदस्यता जो है उसकी वो भंग मान ली जाएगी, अर्थात वो सदस्य अब वहाँ का नहीं रहेगा। ठीक है,
यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है ना दोस्तों। अब क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि जो भी उसकी एलिजिबिलिटी थी वो भंग हो चुकी है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए जैसे कि वो पहले पागल नहीं था, बाद में उसके मस्तिष्क की स्थिति खराब हो गई, मस्तिष्क में कोई विकार आ गया तो वो पागल हो गया, या फिर कोई बाद में किसी बात का खुलासा होता है, पता चलता है, तो भी वो अपने पद से हाथ धो बैठ सकता है, अर्थात वो फिर वहां से उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर कार्यकाल की दोस्तों पर बात करें तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल दोस्तों, वो कितने ईयर्स का होता है, तो ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। कितने साल का? 5 साल का। लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो जाए, संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे देश में ना किसी भी प्रकार की अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, संकट काल की घोषणा हो जाती है, तो फिर विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार में कितने साल? 1 वर्ष, यानी कि 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर जो है ना वो इंक्रीज हो सकता है विधानसभा का कार्यकाल। कब? जब भारत में कोई संकट की स्थिति आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी भारत और चाइना के बीच में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। मान लीजिए कि स्थिति अगर बहुत से बदतर हो जाती है और युद्ध की घोषणा हो जाती है, तो जहां पर अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं इस वर्ष, तो वो फिर वो बढ़ाए भी जा सकते हैं, उनकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। और किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त होने के बाद में 6 की अवधि तक से अधिक फिर इसकी मान्यता नहीं रह जाएगी। पदाधिकारी की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में क्या होता है, एक तो या तो अध्यक्ष होता है ना, कौन होता है? एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है वो विधानसभा के अंतर्गत होते ही होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं और इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। अर्थात ये जो स्पीकर है ना दोस्तों, ये स्पीकर जो होंगे, ये स्पीकर कौन होंगे? तो ये स्पीकर जो होंगे वो सदस्य होंगे, अर्थात मेंबर होंगे। किसके? इस लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन मेंबर्स में से ही चुना जाता है कोई और मेंबर जो कि इसका सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसके बीच में अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे देता है? उपाध्यक्ष जो है अपना जो है वो देता है अध्यक्ष को। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि अगर कोई है ना, अगर कोई स्पीकर है तो स्पीकर अपना जो भी रेजिग्नेशन होगा ना वो किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर अगर होगा तो वो किसको देगा? अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को। यानी दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और इन दोनों के विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया भी जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना आवश्यक होता है। अब दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और सदस्य चाहते हैं कि इनको हटाया जाना चाहिए, तो इन पर कार्यवाही शुरू करने से पहले है ना कितने दिन का? 14 डेज का, यानी कि 14 दिन का नोटिस इनको पूर्व में दिया ही जाएगा, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष के अधिकार और कार्यों की अगर बात करें, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर्स की अगर बात करें, तो विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य निम्न है। वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, प्रेसिड्स ओवर द सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर। वह क्या करता है? विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन भी करता है। जैसे तो देखिए क्या होता है कि विधानसभा जो होती है ना, विधानसभा के अंदर कार्यवाही चलती है, जो भी सदस्य होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, है ना। तो उन बहस होना, उन बैठकों का होना, इन सभी की अध्यक्षता कौन करता है? इनका प्रेसिडेंट कौन होता है? इनका हेड कौन होता है? इनका चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है यहाँ पर स्पीकर। ठीक है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का भी जो पूर्ण जिम्मेदारी है कि भैया यहाँ पर पीसफुली काम होना चाहिए और ऑर्डर को ये लोग फॉलो करने चाहिए, जितने भी एमएलएज हैं, इस बात का ध्यान भी किसको रखना होगा? इस बात का ध्यान भी ये जो स्पीकर होता है इसी को रखना होता है। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। यदि मान लीजिए कोई एमएलए है और वो कोई बात अपनी कहना चाहता है सदन में, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस विधानसभा में, तो दोस्तों क्या है कि उसको आज्ञा लेनी पड़ेगी। पहले आज्ञा किससे लेगा? वो आज्ञा लेगा इस विधानसभा के अध्यक्ष से। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश भी जा सकता है जो असंसदीय अशिष्ट है। कितनी बार ऐसा होता है कि कार्यवाही जब चल रही होती है तो वो कार्यवाही पूर्ण रूप से क्या होता है दोस्तों, वो ना पूरी रिकॉर्ड होती है।
लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि अगर किसी सदस्य ने कोई ऐसी बात कह दी जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, अपशिष्ट है, अशिष्ट लगती है, थोड़ी सी संसद के असंसदीय है ना, संसद के विरुद्ध लगती है या संसद के उस डेफिनेशन में सेट नहीं होती है, तो उनको हटाए जाने का भी आदेश कौन दे सकता है? ये अध्यक्ष दे सकता है। सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम भी निश्चित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सदस्य जो भी इसके सदस्य होते हैं उनमें उनका एक नेता भी होता है, तो उसकी नेता के परामर्श, उससे जो है ना एडवाइस लेकर के ये क्या कर सकता है, इसकी जो कार्यवाही होती है, सदन की जो कार्यवाही होती है, उसका जो ऑर्डर है वो भी ये क्या कर सकता है, निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी करता है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें जब बहस चलती है तो जो सदस्य होते हैं वो अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने दूसरे नेताओं से वो बात पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो यदि इसको लगता है कि प्रश्न स्वीकार करने योग्य तो स्वीकार किया जाता है, और अगर अस्वीकार्य होते तो उन प्रश्नों को अस्वीकार भी कर दिया जा सकता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा भी करता है। अगर किसी प्रकार के इलेक्शन होने तो वो इलेक्शन पर परिणाम की घोषणा भी करता है। सामान्य परिस्थिति में वह संसद में मतदान में भाग नहीं लेता है, परंतु अगर बराबर है तो वोट कास्ट जरूर कर देता है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि ना कोई एक मुद्दा है जिस पर कि ना वोटिंग होनी है, और जब वोटिंग हो रही है और वोटिंग जो है ना वो बराबर हो चुकी है, 50% तो एक जो निर्णायक मत होगा जिसके आधार पर डिसीजन होगा, तब जाकर के अध्यक्ष क्या कर सकता है, उसमें अपना वोट, अमूल्य वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। तो कास्टिंग वोट जो है, निर्णायक मत जो है वो इसके द्वारा दिया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना, कोई दो प्रकार के बिल होते हैं बेसिकली, बहुत सारे प्रकार के होते हैं पर दो एक महत्वपूर्ण प्रकार के बिल होते हैं दोस्तों। एक कहलाता है मनी बिल और एक कहलाता है फाइनेंस बिल, है ना। एक धन विधेयक कहलाता है, एक वित्त विधेयक कहलाता है। तो जो कोई भी बिल है, क्या वो धन विधेयक है या क्या वो धन विधेयक नहीं है, इस बात का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये विधानसभा की अगर बात करें या राज्य से संबंधित जो विधानमंडल है उसमें बात करें, तो जो सदन का जो अध्यक्ष होता है वही इस बात का निर्धारण करता है। और दल बदल संबंधी अगर याचिकाएं वगैरह होती हैं तो उन पर निर्णय देता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्य की संपादन जो है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? वो डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी कारणवश स्पीकर उपस्थित नहीं है, वो अनुपस्थित चल रहे हैं या एब्सेंट है आज, तो अगर उनकी अनुपस्थिति है तो उनकी अनुपस्थिति के अंदर कार्यवाही का जो पूरा जिम्मा होगा, उस कार्यवाही का पूरा जिम्मा किसके पास में होगा? डेप्यूटी स्पीकर के पास में होगा। वो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगा। विधान परिषद की अगर गठन की बात करें दोस्तों, तो विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति तथा संपत्ति उन्मूलन के लिए संसद की सिफारिशें करने का अधिकार है दोस्तों, है ना। देखिए क्या होता है कि कहीं कहीं पर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही 5 नाम बताए थे राज्यों के, तो वहां पर क्या है कि विधानसभा के साथ में एक और यू समझ लीजिए कि सदन कार्य करता है, और वो सदन कौन सा होता है? वो कहलाता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों 169 नंबर जो आर्टिकल है, 169 नंबर आर्टिकल है ना, तो 169 नंबर जो आर्टिकल है, इस 169 नंबर आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है विधान परिषद का। अपनी पूरी संख्या के बहुमत के तथा उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद तथा उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। तो विधानसभा होती है, अगर 2/3 2/3 जो लोग होते हैं, 2/3 जो सदस्य होते हैं, अगर इस बात को पारित कर देते हैं कि नहीं, हमको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी आवश्यकता है, तो फिर संसद की अनुमति से विधानसभा जो है ना वो क्या कर सकती है? विधान परिषद का गठन भी कर सकती है। अच्छा, दूसरी एक और बात कि अगर मान लीजिए इसका उल्टा करना हो, यानी विधान परिषद ऑलरेडी हो और फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी इसी प्रकार का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अगर अपन विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो राज्य के विधानमंडल का द्वितीय सदन जो होता है ना, वो उच्च सदन विधान परिषद होता है। देखिए सेकंड हाउस की बात करें या अपर हाउस की बात करें, है ना दोस्तों, तो सेकंड हाउस या अपर हाउस जो होता है वो कौन सा होता है? विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, विधानसभा में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपके पास में जितने भी विधानसभा में सीटें हैं उनसे 1/3 से ज्यादा किसी भी हालत में आप क्या नहीं कर सकते? विधान परिषद की सीटें नहीं रख सकते हो। यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर अपवाद रखा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को तो हमने इस डेफिनेशन से ही हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हटा दिया। अब क्या बचा? तो दोस्तों हमको क्या ध्यान में रखना है कि भाई एक तो आप मैक्स टू मैक्स कितना रख सकते हो? 1/3।
मैक्स टू मैक्स कितना रख सकते हो आप, 1/3 रख सकते हो, है ना, 1/3। और 1/3 किसका, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का। और मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो मिनिमम सदस्य संख्या होगी ना, वो कितनी हो सकती है, 40। ठीक है, ये बात भी समझ में आ चुकी है हमको। सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन कैसे होगा दोस्तों, इसके अंदर है ना सदस्य कैसे आएंगे और सदस्य कैसे जाएंगे उस पर बात करते हैं। तो सदस्यों का निर्वाचन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं उसके नॉमिनेशन की। अब इलेक्शन दोस्तों देखो, दो प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, एक तो इलेक्टेड मेंबर्स और दूसरे नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब होता है कि जो वोट द्वारा, अर्थात जिनका चुनाव जो है ना वो वोटिंग द्वारा हुआ है, तो वो व्यक्ति कहलाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। और जिन व्यक्तियों को डायरेक्ट चुना जाता है, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति, जैसे यहाँ पर होगा राज्यपाल, तो राज्यपाल के पास में पावर होती है, स्पेशल पावर, जिसके माध्यम से वो नॉमिनेट कर सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को चुन करके और जो है इस विधान परिषद के अंदर बैठा सकता है। वो स्पेशल पावर से अगर कोई व्यक्ति आता है, उसका नाम दिया जाता है, तो उसे मनोनीत कहा जाता है, ये नॉमिनेशन कहलाता है दोस्तों। तो इसमें दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से कैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के लगभग 5/6, यानी कि यूं मान करके चले कि अगर कुल मिलाकर के अगर सदस्यों की संख्या 5 है ना, तो उसमें से 6 ऐसे होंगे, सॉरी, अगर सदस्यों की संख्या 6 है तो 6 में से 5 ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जो निर्वाचित होंगे, अर्थात इलेक्शन के द्वारा आएंगे, यानी इनका वोटिंग होगी। और एक ऐसे होंगे जो कि कैसे आएंगे, नॉमिनेशन के द्वारा आएंगे, अर्थात जो कि वोट के द्वारा आएंगे। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एकल संक्रमण यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम चलती है, और इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा ही है ना यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और इसके अंदर निम्नलिखित निर्वाचक मंडल जो होंगे विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, उन पर बात करते हैं। तो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, अर्थात दोस्तों ये क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर लोग चुने जाते हैं ना, उनमें से 1/3 के आसपास, कितने, 1/3 के आसपास दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है कि जो 1/3 होते हैं ना, 1/3 के आसपास उन राज्यों की नगर पालिका जितनी भी होती, म्यूनसिपालिटीज, जिला परिषद जितनी भी होती है, और स्थानीय संस्थाएं, लोकल लेवल की जो भी संस्थाएं, लोकल बॉडीज होती हैं, है ना, म्यूनसिपालिटीज, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के कुछ काउंसिल्स होंगी वो, और कोई भी और लोकल बॉडीज होंगी, ये मिलकर के जो है इनका चुनाव करती हैं, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। विधानसभा का निर्वाचक मंडल कुछ संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है ना वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ऑलरेडी विधानसभा वहां पर होती है, उस विधानसभा के सदस्य मिलकर के 1/3 यानी कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव करते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले देखा 1/3 यानी कि 1/3 जो है ना वो कौन करेगा, 1/3 जो होगा वो लोकल बॉडीज करती हैं। उसके बाद में बाकी का 1/3 आगे का कौन करेगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑलरेडी वहां पर है वो करेगी। और आगे बढ़ते हैं, तो और अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि जो भी यह एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो यहाँ पर होंगे, उनका एक निर्वाचक मंडल यहाँ पर होगा। वो निर्वाचक मंडल क्या करेगा, वो निर्वाचक मंडल जो है ना जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो, जिन्हें ये परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक हो गए हो, और वो 1/12 भाग को चुनता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रेजुएट होते हैं, है ना, जो कौन होते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के लोग होते हैं और जिनको कितने साल का, 3 साल हो चुके होते हैं पास किए हुए, वो कितने सदस्यों को, 1/12 यानी कि 1/12 सदस्यों को चुनने का अधिकार रखते हैं। तो ये लोग भी मिलकर के इसमें क्या करते हैं, इसमें वोट देते हैं और सदस्यों को चुनते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अब जो अध्यापक होते हैं ना अलग अलग स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के या हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके सदस्य, उसके जो व्यक्ति होते हैं वो मिलकर के कितने, 1/12 सदस्य, अर्थात 1/12, जिनको 3 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका होता है वो लोग मिलकर के, है ना, जो 3 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं वो लोग मिलकर के 1/12 सदस्यों को चुनते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद में
उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित कर लिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कितने 5/6 मेंबर जो होते हैं ना वो तो चुन लिए जाते हैं, और बाकी के जो 1/6 बचते हैं ना दोस्तों, 1/6 बचते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, अर्थात उनका क्या होता है, अर्थात उनका मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा, जो साहित्य यानी लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, कला यानी कि आर्ट, सहकारिता यानी कि और समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस से रिलेटेड जो होते हैं, उन व्यक्तियों को सीधे सीधे राज्यपाल द्वारा क्या कर लिया जाता है, मनोनीत कर लिया जाता है। सदस्यों की अगर योग्यताओं की बात करें कि इनके पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए तब जाकर के विधान परिषद के सदस्य बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, वही व्यक्ति जो होते हैं इसके सदस्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए वही योग्यताएं इनके पास भी होनी चाहिए। बस एक छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि इनकी आयु जो है ना दोस्तों वो 30 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। विधानसभा जो हमने पहले पढ़ी थी उसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि यहाँ पर कितनी होती है, 30 वर्ष। 30 या उससे अधिक आयु का यदि कोई व्यक्ति होगा तो ही वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। और दूसरी एक और बात ध्यान में रखनी है कि उस निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र का जिसका वो जिसका वो सदस्य बनना चाहता है उसका वो क्या होना चाहिए, वोटर भी होना चाहिए, अर्थात मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य होता है। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का यह निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ना वो अनुपात के आधार पर होता है, और उसका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा ये वोटिंग जो है प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अगर कार्यकाल की बात करें अगर विधान परिषद की दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद में जो है ना ये सिस्टम होता है कि विधानसभा कभी भंग नहीं होती है। बिल्कुल दोस्तों, विधानसभा जो होती है परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता। परमानेंट हाउस होता है इसलिए भंग नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य जो होते हैं ना वो एवरी 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के अंदर अंदर क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। अर्थात दोस्तों 1/6 सदस्य जैसे मान लीजिए इस साल रिटायर हुए तो उसके अगले 2 साल अगले 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, फिर अगले जिनको 6 साल हो चुके होंगे वो फिर अगले 2 सालों में रिटायर होंगे। इस तरीके से ये क्रम जो है वो लगातार चलता रहता है। पूरा सदन यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। अगर पदाधिकारी की बात करूं दोस्तों मैं, तो विधान परिषद भी अपने सदस्यों में से एक को सभापति चुनता है और दूसरे को उपसभापति यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में चुना जाता है। और विधान परिषद अगर चाहे तो इनको अपने पद से हटा भी सकती है। तो जैसे हमने उसमें देखा था विधानसभा में कि उसमें भी एक व्यक्ति होता है जो अध्यक्ष होता है ना, और उन्हीं सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधान परिषद के अधिकार तथा शक्तियों की बात करें तो विधान परिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख जो है वो इस प्रकार से किया जा सकता है कि पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी प्रस्तावित किए जाते हैं तथा विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। तो देखिए धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक क्यों, क्योंकि धन विधेयक का जो सिस्टम है ना वो शुरुआत होती है विधानसभा से। विधानसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करता है दोस्तों कि क्या ये विधेयक मनी बिल है या नहीं है, क्या ये धन विधेयक है या नहीं है। उसके अलावा जितने भी विधेयक होंगे, जितने भी बिल होंगे ना दोस्तों, वो बिल जो होंगे वो विधान परिषद में से भी पहले स्वीकृत किए जा सकते हैं। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 197 में कहा गया है कि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 197, कौन सा, आर्टिकल नंबर 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधानसभा में क्या कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है। अर्थात कोई विधानसभा में मान लीजिए कोई बिल जो है ना वो पास हो चुका है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, अब उसको है ना वहां से रिमूव कर दिया गया, या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होती है। तो मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसमें जो विधेयक होता है उसमें विधानसभा को वो स्वीकार्य नहीं है, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 महीने हो चुके हैं, कितने महीने, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तक विधेयक पारित नहीं किया गया अभी तक, मतलब उसमें पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, वो विधेयक अभी तक पास ही नहीं हुआ है,
तो विधायक उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेज सकते हैं। तो विधेयक को क्या कर सकते हैं, पुनः स्वीकृत किया जा सकता है और फिर उसके बाद में वापस से कहाँ भेजा जा सकता है, विधान परिषद के पास भेजा जा सकता है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है तो विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पास नहीं करती, या परिषद विधेयक में पुनः संशोधन करती है तो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। दोस्तों अब क्या होता है ऐसी स्थिति जिसमें विधान परिषद अब उसको पास ही नहीं कर पा रही या पेंडिंग चल रहा है मामला, तो फिर विधानसभा उसको क्या कर लेती है, अपने स्तर पर ही उसे पास हुआ मान लेती है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 महीने तक ही रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है ना दोस्तों, तो 4 महीने तक ही मैक्स टू मैक्स रोक सकती है, लेकिन ये उसको फाइनली समाप्त नहीं कर सकती है विधान परिषद। कार्यपालिका संबंधी अगर कार्य की बात करूं दोस्तों, तो विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्री परिषद को प्रच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। वित्त संबंधी कार्य, तो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं तो विधान परिषद में नहीं किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, विधानसभा में ही ये प्रस्तावित किए जाते हैं जबकि विधान परिषद में नहीं किए जाते हैं। ठीक है, विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास में रोक सकता है। कितने दिन, 14 डेज तक ये रोक सकता है, उसके बाद में इसको रोकने की अनुमति नहीं होगी। यदि 14 दिन के भीतर सिफारिश से विधानसभा को नहीं लौटाती है तो विधेयक उस रूप में दोनों सदनों को पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा द्वारा पास किया गया था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई वित्त से संबंधित, धन से संबंधित कोई बात आ रही है तो वित्त विधेयक अगर पास करना है, अगर मान लीजिए विधान परिषद उसको पास नहीं करती, 14 दिन हो जाते हैं और 14 दिन तक भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो विधानसभा अपने स्तर पर ही उसे पास किया हुआ मान लेती है। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियों और कार्यों की बात करें दोस्तों, तो राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, विधायी शक्ति दोस्तों, राज्य के विधानमंडल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और संवर्ती सूची में दिए गए। दोस्तों क्या होता है कि विधानमंडल जो होता है ना वो दोनों पर, यानी कि राज्य एक सूची होती है हमारे पास में, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का वर्णन किया गया है और उसके अंतर्गत राज्य सूची जो है उस पर कानून राज्य बना सकती है, और संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं तो उसमें इनको कानून बनाने का क्या होता है, अधिकार होता है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त होगी, विधानसभा को ही प्राप्त होगी। वित्तीय शक्ति, विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है ना, जो भी फुल होल्ड होता है पब्लिक एक्सचेकर पर, और आय व्यय का वार्षिक लेखा विधानसभा के स्वीकृत होने पर ही आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। अर्थात विधानमंडल जो होता है ना दोस्तों, इसके पास में क्या होता है, राज्य धन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि जो एक्सचेकर होता है ना उस पर पूर्ण रूप से क्या होता है, नियंत्रण हो सकता है। और अगर मान लीजिए विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने की सरकार जो है ना संचित निधि से क्या कर सकता है, व्यय हेतु धन भी निकाल सकती है। प्रशासनिक शक्ति की बात करूं तो संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतः विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखिए कि दोस्तों जो MP MLAs होते हैं वो किसके प्रति, मुख्य रूप से विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों के उसके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर कोई भी मंत्री होता है उसके पास में जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तो जिम्मेदारी होने के कारण से दोस्तों क्या होता है कि ना किसी भी प्रकार का प्रश्न आदि उनसे पूछा जा भी सकता है। इन सबके अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। संविधान में अगर संशोधन की बात करें दोस्तों, तो हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या स्वीकृत कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर संसद है ना अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं या विधानमंडलों से भी इसकी जानकारी या उनसे भी राय आदि लेती है, या फिर उनके भी वोटों की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर जो है विधानमंडल जो है ना अपना पक्ष रखती है।
निर्वाचन संबंधी शक्ति, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इन दोनों इलेक्शन में भी वोट डालते हैं। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के पास कर सरकार नियंत्रण की अनुमोदन हेतु भेजा गया। दोस्तों हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो है राजस्थान में, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना हमारे पास, तो अब उसकी तरफ से आगे बात गई है, संसद में बात गई है, तो अब हो सकता है कि कुछ दिनों में हमारे पास यानी कि राजस्थान में भी एक विधानसभा के साथ साथ आपको एक विधान परिषद भी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, तो राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मैंने कहा आपको जैसे है ना, तो यहाँ पर बहुत जल्दी आपको ये विधान परिषद भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी बात विधान परिषद की और ये थी बात विधानसभा की, जिसको हमने देखा और समझा। दोस्तों इसमें ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो जो है एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पटवारी आदि विद्यार्थियों के साथ साथ कक्षा 10 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।